लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। जी हां, ममता बनर्जी की सियासी हसरतें परवान चढ़ने लगी है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब नहीं दरकार बीजेपी सरकार। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में बताया कि वो किस तरह बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में महज 100 सीटों पर रोकने की तैयारी कर रही है। लेकिन विपक्षी एकजुटता की कोशिशों में जुटी ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस को जोड़ने के खिलाफ है। ऐसे में विपक्षी दलों के बीच फूट का फायदा बीजेपी को मिलने के आसार है। एक रिपोर्ट देखें। नेताजी सुभाष चंद्र बसुर गलाय आरेकबार माला दिए एलाम। केन बोलुन तो? नाराज तो ममता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के कर्तव्य पथ पर अनावरण कार्यक्रम में मोदी सरकार के न्योता देने के तरीके से थी, लेकिन इसी गुस्से में खुलकर उन्होंने बीजेपी को केंद्र से बेदखल करने की रणनीति का इजहार कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अब 2024 में बीजेपी सत्ता में नहीं लौटेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बसुर गलाय आरेकबार माला दिए एलाम। केन बोलुन तो? रेड रोडের ওখানে যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তিটা ছিল, তো ওই মূর্তিটা কিসের মূর্তি করছে এখন? যে স্ট্যাচুটা করছে ওটা কিসের করছে? আগে কিসের ছিল? आगे किसे छिलो? दिल्लीते नेताजी जे मूर्तिटा भांगा हয়েছিল। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ मिलकर बीजेपी को रोकने की तैयारी कर ली है। अगर ममता बनर्जी के कहे मुताबिक विपक्षी एकता होती है तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों की कुल 96 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि झारखंड में 14, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 3 राज्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 47 सीटें जीती थी। हालांकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बता रही है। ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि नीतीश, अखिलेश, हेमंत हम सब एकजुट हैं और बीजेपी 285 से 300 सीटों पर घमंड कर रही है। उनको याद रखना चाहिए कि राजीव गांधी ने भी 400 सीटें जीती थी, लेकिन अगला आम चुनाव हार गए थे। लेकिन ममता बनर्जी जाहिर तौर पर जितना बीजेपी के खिलाफ हैं, कांग्रेस और वाम मोर्चा के भी उतना ही खिलाफ हैं। इसीलिए कांग्रेस भी विपक्षी एकता पर अपनी स्थिति साफ करने से बच रही है। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे, सिर्फ 31 लिखे, और अगर 60% जो वोट है, जो मैं देख रहा हूँ कि अब से कम 60% एक तरफ हो गए हैं, ये अगर एक हो तो मोदी जी को सैकड़ा छूने की नौबत नहीं आएगी भाजपा को। ये तो बंटवारे का था, लेकिन जब सब एक हो रहे हैं तो अब ये मोदी सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ऐसे में विपक्ष के 2 मोर्चे साफ बनते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि विपक्षी एकता की बात कर रही ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर कांग्रेस को अपने मोर्चे से जोड़ने के खिलाफ हैं। ऊपर से ममता बनर्जी ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ कर डाली। ममता बनर्जी ने 2003 में भी आरएसएस को देशभक्त बताया था। बदले में संघ ने उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी। उस समय ममता को कम्युनिस्ट टेररिज्म की किताब के विमोचन में बुलाया था। इस मंच पर ही आरएसएस के कई दिग्गज मदन दास देवी, मोहन भागवत, तरुण विजय भी मौजूद थे। बहरहाल कुल मिलाकर विपक्षी दलों के एक दूसरे के प्रति रवैये को देखकर जाहिर है कि बीजेपी को ही इस फूट का फायदा मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल बात होगी विपक्षी एकता की, जिसका दम ममता बनर्जी भर रही है। इस विषय पर तफसील से आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। अभिमन्यु त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अभिमन्यु जी बहुत स्वागत है आपका भी। संजय सरकार जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है टीएमसी के। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है जेडीयू के। बहुत स्वागत है सर आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत जो करते हैं संजय सरकार जी आपके साथ करते हैं। सर, ये कितनी बड़ी चुनौती है? विपक्षी एकता का दम तो ममता बनर्जी भर रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि विपक्षी एकता करना बहुत आसान है और बिना कांग्रेस के ये मुमकिन है? देखिए, हम लोग लगभग 200 सीट जहाँ पर हैं वहाँ पर हम लोग पूरे तरफ से विपक्षी को जो एकता जो है हम लोग बहुत अच्छे मजबूत तरफ से हम लोग आगे आ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी को डर है इतना सता रहा है ये एकता को देख के। इस कारण में देखी गई इन लोगों नेताओं जो है ना, थोड़ा देर बाद कितना नेताओं का, विपक्षी नेताओं का नाम गिनाएंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। सवाल प्रधानमंत्री की नहीं है, पर सवाल देश को रक्षा करने के, ये समझ सबसे बड़े बात है। आज हम देखने चाहते हैं बैंक करप्शन से लेके और नौजवान को नौकरी नहीं है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8 मिलियन आदमी को नौकरी जा चुका है। बैंक में काफी मतलब जो लॉस है, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लेके जो काफी बैंक मार्च किया उसके साथ में आज के तारीख में 100 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ। उसको तो ठीक है सर, लेकिन ये बताइए 100 सीटों पे कैसे समेट देंगे भारतीय जनता पार्टी को? मेरा बात सुनिए, एक हिंदुस्तानी के ऊपर लाख रुपया का कर्जा है। 140 लाख करोड़ हिंदुस्तान को कर्जा इस समय। और सबसे बड़ा है जो सरकार अभी कैलकुलेशन जो आप मुझे समझा रहे हैं सर, ये जनता तक कैसे समझाएंगे? ये मुझे बताइए ना, ये कैलकुलेशन जनता तक कैसे जाएगी? 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कैसे समेटेंगे? उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, क्या खाका है, वो समझाइए थोड़ा। कौन कौन सी पार्टी आपके साथ आ रही है? देखिए, मैं एक चीज आपको बता रहा है, हम टोटल विपक्षी जितना पार्टी है उनको लेके हम लोग काम ऑलरेडी चालू कर दिए हैं। बिहार, बंगाल, झारखंड और आपको उत्तर प्रदेश मिला के 176 सीट होता है, ठीक है। 176 सीट में लगभग ये गठबंधन 140 से 150 के अंदर बिल्कुल रहेंगे गठबंधन। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का छापरा एकदम साफ होने जा रहा है। ज्यादा करके बिहार से और बंगाल से हम लोग तो 80 सीट दे ही रहे हैं, विपक्ष को तो दे रहे हैं। इसमें आप लीक कर इस गठबंधन में कांग्रेस भी आएगी क्या? क्योंकि ममता बनर्जी ने तो उनका नाम लिया नहीं, वो तो हेमंत सोरेन का नाम ले रही है, नीतीश कुमार का नाम ले रही हैं, वो अखिलेश यादव का नाम ले रही हैं, लेकिन वो कांग्रेस का नाम नहीं ले रही। और बिना कांग्रेस के क्या वाकई आपको लगता है विपक्षी एकता संभव है? नहीं, तमाम विपक्षी पार्टी रहेंगे इसमें, देखिए तय हो जाएंगे। थोड़ा दिन रुकिए, कांग्रेस भी साथ में रहेंगे, ये बात नहीं है। कांग्रेस ने नीतीश बाबू बहुत अच्छे कार्यक्रम चालू किया है। एक नीतीश बाबू से ये लोग पगला गया है, डर गया है। कौन लोग पगला गए हैं? कौन लोग पगला गए? भारतीय जनता पार्टी। आपने कितना बात बोल रहा है, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे नीतीश बाबू कहीं कहाँ है प्रधानमंत्री बनेंगे? नीतीश बाबू तो एक मतलब के चारों नदी को एक साथ में करके संगम का कोशिश कर रहे हैं। वो संगम में पूरा एकदम सफल हो गया नीतीश बाबू, पूरा सफल। और नीतीश बाबू को जो अनुभव है राजनीति में, ये आप पीछे नहीं देखिए, समाजवादी भावधारा राजनीति है, पढ़े लिखा है, साफ सुथरा है, लेकिन वो अंडर मैट्रिक MA पास नहीं है। मेरे देश के प्रधानमंत्री मैट्रिक पास नहीं करके MA पास हो गया 1978 में, वो भी उनको कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट है। जब मेरे देश में कंप्यूटर है। नीतीश कुमार की कार्यकुशलता पर आपको शक है क्या? कार्यक्षमता पर आपको शक है क्या? या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार वो नहीं है, या प्रधानमंत्री पद के लिए वो अच्छे कैंडिडेट नहीं है? कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिल्कुल प्रधानमंत्री के लिए योग्य आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरे नंबर बात है, नीतीश कुमार को देख के डरने के कारण है हिंदी बेल्ट, जो हिंदी भाषाभाषी जो बेल्ट है उसको प्रभाव काफी अच्छा, वो सक्सेस हो गए। नहीं, यानी कि ये माने कि नीतीश कुमार पहले नंबर पर है, फिर ममता बनर्जी है? नहीं, ममता दीदी कभी बोला हम प्रधानमंत्री हैं? ममता दीदी तो बोल रहा है, आप लोग तो बोलते हो प्रधानमंत्री पद के लिए कैंडिडेट है। हुकूमत को हटाने के लिए एक साथ में काम करने चाहते हैं। आपको तो मतलब ये जो सरकार जो है, ये सरकार तो भ्रष्टाचार का माउंट एवरेस्ट में है। 100 लाख करोड़ रुपए बैंक घोटाला, 29 लाख 80 हजार करोड़ रुपया तो अदानी को देकर बैठ गया। और क्रेडिट साइड बोल रहा है ये पैसा अदानी कभी भी वापस नहीं कर पाएंगे, कि उसको और भी इन्वेस्ट करने के और भी लोन लेंगे। ठीक है राघवेंद्र जी, 100 सीटों पर समेटने की बात कर रही है ममता बनर्जी, कह रही भारतीय जनता पार्टी को महज 100 सीटें मिलेगी अगले चुनाव में या उसके अंदर।
नहीं 100 सीट भी मिल गया तो सोचिए। मैं लौटती हूँ संजय जी मैं लौटती हूँ। 100 सीट भी नहीं मिल सकते। 100 सीटें भी नहीं मिलेगी। ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं फिर मैं लौटती हूँ। खत्म करेंगे नेक्स्ट टाइम, आपको बता रहे हैं हम। ठीक। असल में नेहा जी, कुछ लोग रात में सोते हुए सपना देखते हैं, ये लोग दिन में सपना देख रहे हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है। हाँ। इनकी कोई योजना नहीं है। इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। देखिए, गिनाना चालू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देनी है। ऐसे संगठन तैयार हो जाता है क्या? हम लोगों ने भी एनडीए का गठन किया है। हम लोगों ने भी 22 दलों की मिलकर के सरकार चलाई है। हम लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता था। हम लोगों की लगातार बैठकें होती थी। हम लोगों की सीटें तय होती थी। हम लोग एक दूसरे की बातें सुनते थे। ये क्या भाई, नरेंद्र मोदी को इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है साहब, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है क्या? और दूसरी बात, बुझे हुए पटाखे सब इकट्ठे होकर के क्या एक नया पटाखा तैयार कर सकते हैं? बात कर रहे हैं अखिलेश यादव से एलाइज कर लेंगे। अखिलेश यादव की स्थिति क्या उत्तर प्रदेश में है? मान्यवर सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं, ले जाइएगा 2 लोकसभा सीटें। ममता बनर्जी क्या अपने प्रदेश में क्या एलाइज कर सकती है क्या? कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी से एलाइंस होगा क्या? यही हर राज्य, आप मेरी बात होने दीजिए, हर राज्य में यही स्थिति है। मुझे याद है 2014 की स्थिति। 2014 में पूरे देश के जितने भी विपक्ष के नेता थे, उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, अखिलेश यादव भी थे, और आपके जो जितने भी राहुल गांधी भी थे, ममता बनर्जी भी थी, नीतीश कुमार भी थे, अन्य हमें लग रहा 50-55 नेता थे। एक राज्य के 2-2, 3-3 नेता थे। सब लोगों ने मिलकर 2014 में नेहा जी कसमें खाई थी कि इस बार हम लोग मिलकर के अलायंस करेंगे, और उन लोगों ने खूब हाथ पकड़ करके खूब फोटो भी खिंचवाई थी। सब लोगों ने एक दूसरे के कसीदे भी खड़े थे, एक दूसरे की तारीफ भी की थी। परिणाम क्या हुआ था? क्या आप लोगों का गठन संगठन तैयार हुआ था क्या? सब लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने काम में लग गए थे। इसी प्रकार से 2019 में भी आप लोगों ने ये निरर्थक प्रयास किया था। वास्तविकता ये है यार जी, ये सब भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है। ये लोग सिर्फ अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सरकार बनाते हैं और स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करते हैं। इनका कोई ना देश के विकास से कोई मतलब है, ना प्रदेश के विकास से कोई मतलब है। अभी क्या हुआ, ममता बनर्जी के चहेतों के घरों से नोटों के बंडल निकल रहे थे, पहाड़ निकल रहे थे। संजय जी, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे क्या? यही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश में एक कारोबारी जो अखिलेश यादव के खास से उनके घरों से नोटों के ठीक है। एक बार मैं के त्रिपाठी जी का रुख कर लेती हूँ। त्रिपाठी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, ममता बनर्जी तो ये कह रही है कि देखिए हम एकजुट हैं, और इस हम में नीतीश कुमार भी आते हैं। क्या नीतीश कुमार इस विपक्षी एकता में अपने आप को देखते हैं? क्या जेडीयू इस विपक्षी एकता में अपने आप को देखती है क्या? देखिए नेहा जी, देश की राजनीति में बिहार से जो एक रोशनी माननीय नीतीश कुमार ने शुरू किया है, अभी वो तो चेहरा नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सारे गुण उनमें हैं। लेकिन वो सारे लोगों से मिल करके भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कराना चाहते हैं कि देश से वो सत्ता से बाहर। उसके पीछे रीजन है, कारण क्या है कि हम ये क्यों कर रहे हैं? हम तो उनके साथ गठबंधन में रहे, लेकिन गठबंधन में के साथ उन्होंने जो धोखा किया है, जो अपने तमाम जो दल थे, जो सहयोगी दल थे, चाहे वो महाराष्ट्र की शिवसेना रही हो, चाहे वो पंजाब की रही हो, तमाम पीडीपी रही हो, सबके साथ इन्होंने धोखा किया, और उस धोखे के कारण ही हम लोग इनसे अलग। और दूसरा सवाल ये है कि ये तो फिर ये तो आप एज डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री के सारे गुण। जरा मैं राघवेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, 77 में जब परिवर्तन हुआ था देश में, तो इंदिरा गांधी इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा गांधी, ये कहा जाता था। आज वही हालत है भारतीय जनता पार्टी की। इतना अहंकार में भारतीय जनता पार्टी है, उसको दूसरी पार्टियां दिखाई नहीं पड़ रही है। जनता की आवाज उनको नहीं सुनाई पड़ रही है। जब जनता की आवाज से, संवाद से कोई पार्टी या सत्ता दूर हो जाती है, तो उसका मुश्किल हो जाता है। नहीं, आप कह रहे सारे गुण नीतीश कुमार में है प्रधानमंत्री बनने के, यही गुणों की बात अब ममता बनर्जी की तरफ से, यानी कि टीएमसी की तरफ से की जाती है, उन्हीं गुणों की बात कांग्रेस की तरफ से की जाती है, उन्हीं गुणों की बात एनसीपी की तरफ से की जाती है। मैं आपसे 1 मिनट आपके चैनल के माध्यम से सम्मानजनक तरीके से कहना चाहता हूँ,
कि माननीय नीतीश कुमार जी 17 सालों तक वहां आपके रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे, 10 सालों तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं, तो एक अच्छा अनुभव उनके पास है। और देश कैसे चलेगा जब गुजरात से चल करके माननीय नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, तो सर अपने दम पर नीतीश कुमार कितनी बार बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं बताइए। देखिए नेहा जी, दम पे नहीं बात होती, विश्वास जनता ने, बिहार की जनता ने, 14 करोड़ जनता ने विश्वास किसको दिया? ठीक है, माननीय नीतीश कुमार। ठीक है नीतीश कुमार, आप लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण रखते हैं। अभिमन्यु त्यागी जी जिस विपक्षी, मैं लौटती हूँ सर, मैं लौटती हूँ जल्दी से। देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहा है कि 3 नेता ऐसे हैं जो देश में समाजवादी हैं। नंबर 1 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरे माननीय जॉर्ज फर्नांडिस, और तीसरे नीतीश कुमार जी। इनका कोई जोड़ नहीं है देश की राजनीति में। तो ममता बनर्जी कहीं नहीं है, शरद पवार कहीं नहीं है। ममता बनर्जी का मैं सम्मान करता हूँ। सभी लोगों को जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया जाएगा तब तक ये भारतीय जनता पार्टी को हटाना टेढ़ी खीर है नेहा जी। ठीक है अभिमन्यु जी, कांग्रेस पार्टी इस विपक्षी एकता में अपने आप को कहाँ देखती है? हमारी पार्टी के ठीक है त्रिपाठी जी, मैं लौटती हूँ। हमारे नेता ने जो पहल किया वो सकारात्मक पहल। ठीक है और उसको लोग अभिमन्यु भी कर रहे हैं। नेहा दुबे जी, सबसे पहले आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद। जी जय हिंद सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ लोगों ने वोट दी और सबसे ज्यादा अगर विपक्ष में जनता ने किसी को प्यार दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बिना कांग्रेस पार्टी के कोई भी गठबंधन, कोई भी दल सत्ता के करीब अदर देन बीजेपी नहीं पहुंच सकता है। बिना कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि पूरे देश भर में संगठन है, आज सरकार का विरोध भी नहीं हो सकता है। आज जिस तरह से महंगाई का आलम ये हो रहा है कि रोज बढ़ती जा रही है, नौकरियां निकल नहीं रही हैं। अगर कोई सरकार को सचमुच में घेर पा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अभी पिछले दिनों आदरणीय ममता बनर्जी ने आरएसएस को लेकर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उनकी प्रशंसा की थी, वो सब लोगों को मालूम है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो रही है, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रही केंद्र में, वो उसमें एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते वो उसमें मंत्री भी रही, लेकिन साथ में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी रही है। तो और दूसरी तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी पिछले दिनों विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मिले हैं, जिसमें जो बिल्कुल विपरीत ध्रुव है, जो टीएमसी के, जो ममता बनर्जी के, आदरणीय सीताराम येचुरी जी से भी उन्होंने मुलाकात करी है और आदरणीय डी राजा से भी उन्होंने मुलाकात करी है। तो अभी तो ये बहुत शुरुआती दौर चालू हो रहा है। पगड़ी किसके सिर पे ये लोग बांधेंगे वो ये लोग ही तय करेंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे आम जन के देखिए, तीनों लोगों की बात में एक चीज कॉमन है कि हमारे जो नेता है वो सर्वमान्य है, प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण रखते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा, किसका चेहरा सबसे बड़ा होगा और किसका चेहरा फ्रंट में रखा जाएगा। लेकिन जिस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी अभिमन्यु जी कर रहे थे, संजय सरकार जी, उस पर मैं जवाब आपसे लेती हूँ सर, क्योंकि ममता बनर्जी ने 2003 में भी आरएसएस को देशभक्त बताया था। आज आपको खराब लगने लगे, लेकिन अब फिर से उनकी तारीफ आपको करनी पड़ रही है। बदले में संघ ने उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी। एक दूसरे की आप तारीफ करते हैं, उपाधि देते हैं और उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि इनको अगर हटाना है तो ममता बनर्जी को आगे लाना है, विपक्षी एकता को आगे लेके आना है। सर ये कैसी राजनीति है, या फिर इसका मैं क्या निचोड़ निकालूं? क्या बताना चाहती है ममता बनर्जी, क्या करना चाहती हैं? मेरे कांग्रेस के जो भाई बैठे हैं उसको जानकारी होना चाहिए। अगर देश के अंदर मोदी जी को टक्कर देने के लिए अगर कोई कोशिश किए हैं और खुलेआम लड़ाई किए हैं, आज खुलेआम लड़ाई कर रही है तो ममता बनर्जी कर रही है। इस संघ की तारीफ से क्या मतलब है? नहीं, और संघ के कोई किसी को तारीफ कर सकता है, ठीक है ना। प्रणब मुखर्जी भी जाके वहाँ पर संघ को जाकर तारीफ किया था, नागपुर में जाके पहुंचे थे कि नहीं, किया था नहीं। सर वो बातें भूल गए जब कहा जाता है कि बम बनाने की फैक्ट्री है, तमाम तरह की उल्ट सुल्ट बातें की जाती है, वो बातें आप भूल जाते हैं।
ये भी तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से ही आती है। कभी कभी देखिए डिप्लोमेटिक वे पर क्या होता है, कुछ बात बोला जाता है किसी को तोड़ने के लिए। नहीं, इस बात के क्या मतलब है? तोड़ने के लिए। और दुर्गा काली तो बंगाल का ममता बनर्जी है ही है, बंगाल का जनता तय कर लिया है। तो मन्ना देखो गाना है, वो गाना में लिखा गया है जो अगर कागज में लिखेंगे तो नाम फट जाएंगे, पत्थर में लिखेंगे तो नाम टूट जाएंगे, दिलों में लिखेंगे तो वो नाम रह जाएंगे। बंगाल का तमाम जनता दीदी को दिलों में लिख लिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम यहाँ 42 सीट जीतेंगे और आरएसएस क्या किया नहीं किया देखने की जरूरत नहीं है। और तय राहुल जी करेंगे, सोनिया जी करेंगे, ना हम करेंगे संजय सरकार, ना पाठक जी करेंगे, ना अभिमन्यु जी करेंगे तय। और नहीं, ममता बनर्जी को आरएसएस क्यों भा रहा है सर, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, एक जो विपक्षी को जो एकता है, हाँ। इसको किसी तरफ तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक साजिश रच रहे हैं। आरएसएस तो उन्हीं का है। ऐसा तो नहीं है दोनों तरफ खेलना चाहती है ममता बनर्जी। ये कहती है देखिए पश्चिम बंगाल से खेला होगा, लेकिन उस खेले में खुद खेल रही हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, एक चीज आपको हम बता रहे हैं, खेला तो बंगाल से चालू हो गया है और खेला अंतिम 24 तक चलते रहेंगे। हम आपको बता, जब तक मोदी जी को नहीं हटाएंगे। हम तो यहाँ पर देखिए मोदी जी को खिलाफ 1:1 लड़ाई करने के लिए भी तैयार है। अगर पूरा विपक्षी एकता है, एकता के साथ में भी हम लड़ाई करने के लिए तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें आपको बता रहे हैं। नहीं, कभी तो आप ये ठीक है त्रिपाठी जी, अभी ये कहते हैं विपक्षी पार्टियां कि आरएसएस मतलब बीजेपी मतलब आरएसएस, फिर आरएसएस की तारीफ करना, बीजेपी पर कटाक्ष करना, इसके क्या मतलब निकाले? आपको भी ऐसा अच्छा लगता है कि आरएसएस अच्छा लगता है लेकिन बीजेपी से मुकाबला करना है, ऐसा है क्या त्रिपाठी जी? देखिए नेहा जी, जब हम तो उनके साथ गठबंधन में रहे हैं, हाँ। अब उनसे हम अलग चुके हैं, उनकी धारा अलग है, हमारी धारा अलग है। नहीं, मेरे अगर हमको बीजेपी को हटाना है तो हमको उनके साथ नहीं जाना है। हमको उनकी नीतियां जो हैं, उनकी नीतियां गड़बड़ हैं। और आप जो देश चाह रहा है कि देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे फैक्ट्री मालिक हो, चाहे नौजवान हो, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो आज देश घिरा हुआ है। और इतनी महंगाई है कि मैं नेहा जी आपको क्या कहूँ कि आप देख रहे हैं जो घर की रसोई की जो वो आपका वो चीजें ठीक है सर, मैं तो बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ सर, लेकिन ये जो ममता बनर्जी का जो बयान है या आरएसएस की जो तारीफ करना है, इसके क्या मायने निकालते हैं? देखिए नेहा जी, वो उनकी पार्टी का क्या करना है वो जिम्मेदार है। उनकी पार्टी के आंतरिक मामले में कुछ कह नहीं सकते, ये ममता बनर्जी का सवाल। लेकिन जहाँ पे ये सवाल है कि विपक्ष की एकता का प्रयास माननीय नीतीश कुमार सबसे मिलकर कर रहे हैं। हाँ, हम हाँ। विपक्ष की एकता चाह रहे हैं। हमारा ऐसा नहीं कि टीएमसी से हमारी कोई लड़ाई है, टीएमसी के साथ हम कंफर्टेबल जोन में रहे। ममता बनर्जी कह रही है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य के कुल 96 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में 14, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 लोकसभा सीट है। और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 3 राज्यों यानी कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में टोटल 47 सीटें जीती थी, और इस बार भी हम कड़ा मुकाबला उन्हें देंगे। नेहा जी, इन्होंने देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? कड़ा मुकाबला देंगे भाई, ये अपने राज्य में उनकी क्या स्थिति है? अपने राज्य में क्या ममता बनर्जी कड़ा मुकाबला दे पाएंगे क्या? कितनी सीटें होंगी? 3-4 सीटों का ही तो अंतर है। ज्ञान बांट रहे बिहार में क्या ये बताइए, क्या नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी को समझौता नहीं था क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार 2 बार समझौता करके मुख्यमंत्री नहीं बने थे क्या? जब मर्जी हो मोदी जी अच्छे हैं, जब मर्जी हो मोदी जी अच्छे हैं, जब मर्जी हो मोदी जी खराब है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है। क्या तरीका है भाई ये? क्या वो देश और प्रदेशों की जनता को दिखाई नहीं पड़ रहा है? इनकी स्थितियां अपने अपने प्रदेशों में तो है नहीं, पूरे देश की बातें कर रहे हैं। भाई 100 सीटें किस तरीके से हमें ये लूज करा देंगे? ऐसे बस कहने से हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। हमारी अभी 3 दिन पहले तैयारी हुई थी। हम लोग 150 सीटों पे मंथन कर रहे हैं। जिन सीटों पे हम 2nd नंबर और 3rd नंबर पे आए हैं, उसमें हर सीट पे हमने अपने प्रभारी बनाए हैं। हर सीट पे हम लोग प्रभारी। इसमें कोई दो राय नहीं है संजय जी। जिस बात का जिक्र अभी राघवेंद्र जी कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की मजबूती वाकई बड़ी है, और ये तो हमने देखा है सर
कितनी लोकसभा सीटें आप हंस रहे थे। मैं एक सवाल बहुत वहां पर उस वक्त पूछना चाह रही थी कि वो कह रहे हैं कि 3-4 सीटों का ही डिफरेंस है, और वाकई 3-4 सीटों का डिफरेंस है, ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो ये जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये धरातल पर दिखाना, ये धरातल पर साबित करना एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। मैं आपको पूछता हूँ नेहा जी, आपके पास कुछ स्टैटिस्टिक है, आपको पास है इस समय? सर आंकड़े हैं ना, लोकसभा चुनाव में आपने कितनी सीटें जीती? सीटें सबका जानकारी सीटें क्या संजय जी बात कर रहे हैं? बंगाल में क्या स्थिति हो गया है, मैं आपको सब गिना रहे हैं, आप सुनिए। कितनी सीटें आपकी? 22 लोकसभा सीटें, 213 विधानसभा सीट जीते थे। अभी लोकसभा की बात करिए ना सर, 2024 की बात हो रही है ना, आदमी को 2019 की बात करिए। सुनिए, आपको 2019 में उसमें तो अरे संजय जी गोल गोल मत घुमाइए, बंगाल गोल गोल मत घुमाइए, अपना राज्य देखिए। नहीं कर पाता है, 4 राज्य मिलकर के 100 सीटों पे समेट देंगे। क्या बेतुकी बातें करते हैं, ऐसे हो जाता है। यहाँ पर एक भी ऐसे चुनाव लड़ा जाता है जैसे आपने लड़ा दिया। दूसरा स्थान पर चला गया, जमानत जब संजय जी ऐसे कोई दुनिया देख रही है भाई, पूरा देश देख कहाँ रहा है। जमानत जब्त हो गई संजय सरकार जी, कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं? अच्छा मुझे बताइए, आप लोग ये कहते हैं नहीं, आप लोग ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करना है। आरएसएस की कितनी शाखाएं पश्चिम बंगाल में थी चुनाव से पहले, और अब कितनी है? नहीं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार 24 में एक भी सीट नहीं जीत रहा। आप लिख के रख दीजिए, मैं आपको सेनोसिप दिखा दे रहा है। इस बार जो बंगाल में जो सिविक पोल हुआ है, कहीं पर भी एक भी वोट नहीं बना पाए। नहीं तो पहले कैसे जीत गए? पहले कैसे जीत गए थे? पहले कैसे जीत गए थे? विपक्ष राजनीति जो बनता है, 2 जब कॉर्पोरेट बनता, पार्षद बनता, वो भी नहीं है। कहाँ से संपर्क देख रहा है? 78,903 बूथ है, इसको संगठन एजेंट नहीं दे। अब 2021 में कहा मालूम है, दक्षिण चंपारण में 12,000 बूथ था, जहाँ पर 3,500 बूथ उसमें एजेंट दे नहीं पाया। ये बड़े बड़े भाषण देता है बैठ के। हम लोग से राजनीति करने के लिए ग्रास रूट लेवल से सीख क्या के राजनीति कीजिए। हम लोग राजनीति उसी राजनीति करता है जहाँ हम लोग जनता को भावना इस समय बंगाल में अगर असेंबली चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी कर देंगे ना, किस तरीके से हमें समेट देंगे भाई, हमें भी तो संतुष्ट करिए। संजय जी देश सुनना चाहता है, 100 सीटों पे आप कैसे आप समेट देंगे भाजपा को? बताइए, कोई तरीका है? आपने अपने आप जोड़ लिया, अपने आप घटा लिया। अरे बताइए किस तरीके से आप 100 सीटों पे समेट देंगे? देश सुनना चाहता है, बताएं। 213 से जीत गया था। संजय जी आंकड़ों की बाजीगरी की बात कर, या तो फिर आंकड़ों की बात कर लीजिए। गोल गोल घुमाने से तो काम नहीं चलेगा ना सर, नहीं चलेगा गोल गोल घुमाने से बात। ठीक है अभिमन्यु जी, भारत जोड़ो यात्रा जहां पे निकल रही है, दक्षिण को खास तौर पर साधने की कोशिश की जा रही है, और उन राज्यों में ज्यादा निकल रही है जहां पर आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी है, और उसके बाद लोकसभा चुनाव तो देश भर में होंगे ही। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी दक्षिण को बेहतर तरीके से साध पाएगी? क्योंकि दक्षिण एक बहुत अच्छा वोट बैंक माना जाता है कांग्रेस पार्टी का। निश्चित ही दक्षिण ही नहीं तो सारे देश की बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी आम जन की अब आवाज नहीं सुनी जा रही। ये दमनकारी जो केंद्र सरकार बैठी हुई है, जो इसका पीक था वो सब लोगों के सामने आ चुका है। किस तरह से अब ये पक्की नौकरी की जगह अग्निवीरों की भर्ती की बात करते हैं, किस तरह आदरणीय मोदी जी खुले मन से कहते हैं। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ, अभी विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पे तो खाता भी नहीं खुला आपका यूपी में। इनको ऊपर उठाना ले जाना चाहिए आम जन को। इनके पास कोई नीति नहीं है, रोजगार बंद हो रहे हैं, कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, यूथ सुसाइड कर रहा है। पूरे देश की अगर आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे बड़ा राज्य है। सर ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 2019 में आपने कितनी सीटें जीती थी, और उस आंकड़े को आप लोग कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि कहा जाता है कि केंद्र तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश से ही उसका रास्ता गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सर 2019 के जो चुनाव के नतीजे हैं वो ये बताते हैं कि कांग्रेस की राह तो और कठिन है। देखिए निश्चित ही चुनौती बड़ी है, लेकिन जब जनता के बीच में रहा जाएगा, संगठन पर काम किया जाएगा तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। हम भरोसा नहीं दिला पाए थे क्योंकि पिछले 32 सालों से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेली नहीं लड़ रही थी, गठबंधन के सारे लड़ रही थी, जिसका खामियाजा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिला।
जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी का व्यापक दुष्प्रचार भी रहा 2019 के चुनाव में, क्योंकि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान का इनका जो बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पर इन्होंने बहुत बड़ी जनता को गुमराह कर लिया। अब जनता जाग चुकी है, जब पेट पे रोटी नहीं हर जाएगी, चुनाव से पहले आप ये बोलते हैं कि जनता तो जाग विद्रोह गई, करेगी। लेकिन जनता जब अपना फैसला सुनाती है तो आपके लिए खैर अच्छा नहीं रहता है। त्रिपाठी जी, कभी भी आप लोग बता देते हैं नरेंद्र मोदी खराब है जी, फिर बोल देते हैं नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, फिर आप बोल देते हैं नरेंद्र मोदी खराब है, भारतीय जनता पार्टी बेकार है, गठबंधन बेकार है, ये तो हमें अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये वक्त के साथ इतनी जल्दी आपकी जुबानें कैसे बदल जाती है? सर, ये थोड़ा सा समझ से परे है। नेहा जी, भारतीय राजनीति बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। इस संक्रमण काल में भारतीय राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। जब भारतीय जनता पार्टी नेहा जी, ये बेशर्मी का बयान है। एक मिनट, नेहा जी, कोई बयान होता है क्या? जब भारतीय जनता पार्टी तो दोस्तों दुश्मन की बात कर पीडीपी रहे हैं। के साथ गठबंधन कर सकती मेरी है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, इसलिए आप कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं बनाते। तो क्या बुरा होगा भाई? ये बेशर्मी का बयान है जो बयान दे रहे हैं। आप ये तो बयान होता है। देखिए, क्या जो मर्जी आप बोल देंगे? जब आप पीडीपी के साथ गठबंधन कर लिए तो कोई बीमारी नहीं थी आपकी। आप इस देश को पीडीपी के साथ गठबंधन करके आईना पूरे देश की जनता समझती है। आपने वहां महाराष्ट्र में आपने गठबंधन किया शिवसेना। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ गलती हुई थी, हमने उसको सुधारा। नहीं, सुनिए ना, सुनिए त्रिपाठी जी, वो कहते हैं हमारी गलती हुई थी, हमने सुधारा। शिवसेना का गठबंधन, लेकिन आप कहते हैं गलती हुई थी, फिर हमने गलती की है। देखिए, गलती हमने नहीं की है, हमें परिस्थितियों ने गलती कराई। क्या हम अपनी पार्टी को बुलडोज करा देते? नहीं तो मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये मानते हैं मजबूरी का गठबंधन है? नेहा जी, ये हमारी पार्टी के साथ धोखा कर रहे थे। हाँ। हमको जो विगत चुनाव हुआ है विधानसभा का, उस चुनाव में इन्होंने उस पासवान के साथ मिलकर के हमारे साथ इन्होंने धोखेबाजी। नहीं, ये कह रहे महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, सीधा बोलिए प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करनी है। जहाँ हमारी 115 सीटें आती थी, हम आकर के 43 पे आ गए। तो हमारे माननीय नीतीश कुमार ने 2.5 साल तो बहुत पक्ष चला दिया। अगर हम जैसे लोग होते तो तुरंत ही इससे हट जाते। कि जब हमारी पार्टी को ही खत्म करना चाह रहे हैं, चिराग पासवान को ला करके उस फार्मूले लगा दिया और उसके बाद आरसीपी सिंह को तोड़ दिया। ये बताइए ममता बनर्जी को अगर आगे रखा जाता है तो नीतीश कुमार साथ देंगे क्या विपक्षी एकता का? देखिए, नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, उनमें सारे गुण हैं। हाँ। लेकिन वो अभी विपक्षी एकता के लिए प्रयासरत है। मैं उस पार्टी का एक ठीक है। ममता बनर्जी उस केस में संजय सरकार जी साथ देगी क्या अगर नीतीश कुमार को आगे रखा जाता है तो? देखिए, संजय जी, मैं चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री बने। हाँ। लेकिन अब वो विपक्षी पार्टियों को जब तक इकट्ठा नहीं कर लेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ले आएंगे, तब तक हम भाजपा को। ठीक है संजय जी, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या ममता बनर्जी तब भी उस केस में भी आगे आएंगी जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए पेश किया जाएगा? ममता बनर्जी का हम लोग सम्मान सुन लेते हैं त्रिपाठी जी। हाँ, मुझे पता है आप लोग सम्मान करते हैं। सुन लेते हैं अभी हमारे साथ वो काम अभी से सुन लेते हैं। मैं लौटती हूँ त्रिपाठी जी, फिर मौका दूंगी आपको। और जो भी फैसला होगा सारे लोग मिल करके फैसला नेतृत्व का लेंगे ना। ठीक है, संजय जी। अकेले तो कोई ले नहीं सकता, क्योंकि ये जो विपक्षी एकता की बात चल रही देश में, उससे भाजपा घबरा गई है। क्योंकि अब आप देखिए 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, 40 सीटें बिहार में है, 42 सीटें बंगाल में है। पूरी 40 की 40 सीटें ले आएंगे आप? विपक्ष कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बैठे हैं भैया। अरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष है कौन, ये तो बता दो। समाजवादी पार्टी की 2 सीटें, कांग्रेस की 1 सीट है। अरे हो कहाँ यहाँ? क्या ज्ञान दे रहे हो? क्या जो मर्जी हो बोले दे रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को हम 50 सीट पे समेट देते हैं, 100 दे रहे हैं तो 50 पे समेट। अरे सर, हवाई बातों से क्या होता है सर? 50 सीटों पे समेट देते, जमीन पे तो उतारिए सर। कारण भी तो बताइए भाई, इस तरीके से उतारो कि हमें समझाओ तो। देश सुनना चाहता है, देश बहुत आतुर है। आप किस तरीके से 50 सीटों पे समेट देंगे? जी आप बताइए। अभिमन्यु जी, ममता बनर्जी कहती हैं कि राजीव गांधी पहले तो 400 सीट लेके आए, सरकार बनाई और उसके बाद अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिर हार गए चुनाव। देखिए, वो कह रहे वही अहंकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी देखा जा रहा है।
बिल्कुल ममता जी तो कुछ भी कह सकती हैं, जब वो आरएसएस की तारीफ कर सकती हैं हाँ तो वो कुछ भी कह सकती हैं। हाँ। और वो कहीं भी जा सकती हैं। कि ममता बनर्जी ने कहा राजीव गांधी का जिक्र जब उन्होंने किया और ये कहा कि राजीव गांधी का इनकार ऐसा हो गया था कि अगली बार उनकी सरकार नहीं आई, हार गए वो तो काफी समय तक उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी में रही। अगर उन्हें कहीं अहंकार दिख रहा था तो वो उसी समय चली जाती। और कहीं ना कहीं जो उनका आरोप है अगर इस तरीके का है तो उसमें ही कहीं ना कहीं अहंकार की बू आती है। आज के क्योंकि ईडी के छापे भी उनके घर पे लगने लगे हैं, ईडी उनके घर पे पहुंच गई तो कुछ ना कुछ दबाव भी हो सकता है। उसी दबाव में फूल जलूल बयानबाजी भी होती है, सब लोग समझते हैं। नहीं, एक नेता जो कुछ भी बोलती हैं, आपने कहा ये तो कुछ भी बोलती हैं, उन पे विश्वास किया जा सकता है कि कुछ भी बोलने वाले नेता पर? ये तो जनता तय करेगी ना सर, गठबंधन जनता थोड़ी तय करेगी, वो तो आपको तय करना है। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस पार्टी के विपक्षियों का कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता। हम ये बात कह रहे हैं। ठीक है, पार्टी संजय जी जल्दी से जवाब दीजिए। बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन नहीं हो सकता विपक्षी पार्टियों का। ये जो सज्जन बैठे हुआ है, मेरे को लगता है बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि इनका जो बात आ रहा है ना, बात में इसे मतलब आप तो आरएसएस की तारीफ करो। हो गया है, मतलब आप 10 अरे हम तो चौथी पीढ़ी मेरी कांग्रेस पार्टी में है। बाबा जेल गए आजादी के आंदोलन में, परिवार में एक शहीद भी हुए हैं। आप सर्टिफिकेट बांटने वाले आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपकी नब्ज पकड़ ली। आरएसएस की तारीफ करने वाले हो आप लोग। बोलने के लिए आपको औकात नहीं है, आपको अध्यक्ष बोल नहीं पाते। अरे आपकी भाषा शैली से पता लग रहा है कि आप नहीं, देखिए भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए संजय जी प्लीज। सोशल मीडिया से ज्यादा प्रभावित है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप छात्र लगते हैं मुझे। सोनिया जी से अच्छे बातचीत हमेशा होते रहता है और पूरे तरफ से बातचीत होते रहता है। और ये अगर बात खुशी करना है तो दिन दलाल उपरदान में भारतीय जनता पार्टी में चला जाइए, वहाँ पर चप्पल पड़ा है। नहीं, आप तय करेंगे क्या संजय जी किसको भारतीय जनता पार्टी में जाना है किसको नहीं? ये सर्टिफिकेट आप देंगे क्या कि कौन कट्टर कांग्रेसी है कौन नहीं? कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? आप राजीव गांधी जी पर आरोप लगाएंगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर आपके लिए मैं तो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से बात रख रहा हूँ, आप जितनी सस्ती बातें कर रहे हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी सोशल मीडिया के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसके छात्र रहे हैं। आपको करा देंगे ना, आपको बात करना आता है ना, पार्टी करना ना, डिप्लोमेटिक है आप। आपको देख के ना ताज्जुब हो जाता, भारतीय जनता पार्टी को दलाली कर रहा है। कैसे स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता, ये कांग्रेस ने भेज दिया भारतीय जनता पार्टी को तारीफ करने के लिए। और तो आप लोग तो सीधा आरएसएस की गोदी में बैठे हुए हैं। आप तो आज भाजपा से सवाल पूछने चाहिए, वो आप कांग्रेस पार्टी से जदयू से सबसे पूछ रहे हैं। अरे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आपकी पोल खुल गई है, आरएसएस की आप तारीफ कर रहे हैं। राजीव गांधी की। ठीक है राघवेंद्र जी, ये विपक्षी एकता दिख रही है क्या आपको? ये डिबेट पे देखने के लिए मिल रहा है सर, ये विपक्षी एकता दिख रही है जो मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। ये विपक्षी एकता है क्या? नहीं होता है, सर सुन लेते हैं संजय जी सुन लेते, धैर्य के साथ। ठीक है विलित क्यों हो रहे भाई? नहीं बोल रहे हैं। देखिए भाई, कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, निश्चित रूप से उनका अन्य दलों के हिसाब से ज्यादा प्रभाव है। राष्ट्रीय दल है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों में राहुल गांधी ने उसकी क्या हालत कर दी है, ये भी हमसे बिल्कुल देश की जनता से ओझल नहीं है उसकी आंखों से। एक बिना मांगे सलाह दे रहा हूँ अपने कांग्रेस के मित्र को, ये जो यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, उससे बेहतर है वो कम से कम पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालें। जिस तरीके से पूरे देश में ये यात्रा निकालें, यात्रा इसी तरीके से निकालें। अपने देश में जाएं, हर राज्य में जाएं, कांग्रेस को समझने का प्रयास करें, कांग्रेस के नेताओं को समझने का प्रयास करें, उनकी बातें सुने, दुख दर्द तो सुने। ऐसा तो राहुल गांधी कर नहीं रहे हैं, जो मर्जी हो, जहां मर्जी हो, जैसे मर्जी हो बोल रहे हैं।
भाई ये बताइए G23 का क्या मांगना था? भाई जो G23 में नेता है उनमें चुनाव है ना, इनकी राजनीति को बड़ी 50 साल है। जितना मैंने राजनीति करी है नेहा जी, सबकी उम्र 50 साल है। कांग्रेस चुनाव होने जा रहा है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरी बात होने दीजिए भाई, मेरी बात होने दीजिए। सुन लेते एक एक करके सुन लेते पहले, है ना? ठीक है नेहा जी, बहुत मैं आवश्यक राय दे रहा हूँ भाई। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की एकता के लिए G23 के नेता हैं भाई। कपिल सिब्बल हो गए, गुलाम नबी आजाद हो गए, शशि थरूर हो गए, मनीष तिवारी हो गए, रेणुका चौधरी हो गई। अरे बहुत वजनदार नेता हैं। इस तरीके से 23 नेताओं ने मिलकर के एक संगठन बनाया था। मात्र यही तो कहा था, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करिए संगठन में। ठीक है। नहीं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, ठीक है त्रिपाठी जी, एक विपक्षी जोड़ो यात्रा भी निकलनी चाहिए क्या? नहीं, देखिए, राजनीति में एक चीज मैं आपसे नेहा जी जिक्र करना चाहता हूँ कि राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होते। इसमें सिर्फ कॉमा और सेमी कॉलम की श्रृंखला होती है। हर आरंभ का अंत है और हर अंत के बाद नई शुरुआत है। ये राजनीति है। जब छोटे आदमी की परछाई बड़ी होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सूरज डूबने वाला है। मैं आपसे एक जिक्र करना चाहता हूँ कि जिस अहंकार में है, इसी अहंकार में श्रीमती इंदिरा गांधी भी थी 77 के पहले। उन्होंने इमरजेंसी भी लगाई और उसके बावजूद भी जेपी का जो आंदोलन शुरू हुआ बिहार से, पटना से, और उस आंदोलन ने पूरी सरकार को पलट दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे नेता पार्टी बाद में बनी है और सरकार पहले बन गई। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र में सब कुछ संभव। मतलब मैं इसका क्या मतलब निकालूं? ये जो कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हो रही है, ये तख्ता पलट कर देगी क्या? देखिए नेहा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, सभी सारे हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, बगैर कांग्रेस के कोई भी फ्रंट नहीं बन पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस को सेंटर पॉइंट पे रखना पड़ेगा, तभी कोई बहुत बड़ा फ्रंट देश में बनेगा। और इसके लिए माननीय नीतीश कुमार, ठीक है संजय जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। इससे पहले सर तीसरे मोर्चे का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं रहा है। हमने इससे पहले देखा है सर, तीसरे मोर्चे की सरकार बनी और कितनी जल्दी धड़ाम हो गई। कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा मोर्चा नंबर 1 फंड की गुंजाइश है जो सेंटर में कांग्रेस को होना बहुत है, क्योंकि पूरे एक सेकंड सुन लेते हैं त्रिपाठी जी, एक सेकंड में लौटती हूँ। पैसा का कोई कांग्रेस को नेता से बात तो ये तय नहीं हो जाता है क्या वो राहुल जी उसको समझेंगे, सोनिया जी समझेंगे, जिसको इज्जत राहुल जी, सोनिया जी, ममता जी को करता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूपीए में आप लोग आने के लिए तैयार हैं, ये कह रहे हैं आप लोग? अगर उसको कोई फ्रंट नहीं बनेगा। विपक्ष के एकता नेहा जी, आप नीतीश कुमार को बताइए भाई ये बात। त्रिपाठी जी, नीतीश कुमार को बताइए ये बात। कोई गुंजाइश अब नहीं है देश में। सभी को एक साथ प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। कांग्रेस को बड़ा दिल रखना पड़ेगा। नहीं है, अगर फ्रंट बनाना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो कांग्रेस को बड़ा दिल कैसे रखना होगा? थोड़ा स्पष्ट करिए ना सर। अरे प्रधानमंत्री नीतीश को बनाना है, दल है उनको सम्मान देना पड़ेगा नेहा जी। अगर वो सम्मान किसको सम्मान देना होगा? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 पार्टियों राहुल गांधी बेवकूफ बनी यात्रा निकाल रहे हैं। त्रिपाठी जी, जब राहुल गांधी बेवकूफ बनी यात्रा निकाल रहे करना पड़ेगा कि जब सारी पार्टियां जो छोटी छोटे दल हैं उनको सम्मान देना चाहिए, तभी उसके बड़ा दिल दिखाएंगे अभिमन्यु जी। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी बड़ा दिल दिखाएंगे क्या? कह रहे बड़ा दिल दिखाना होगा राहुल गांधी को। निश्चित ही राहुल गांधी गठबंधन बड़े दिल होकर ही किए जाते हैं जी। निश्चित ही त्रिपाठी जी की बात से मैं सहमत हूँ कहीं ना कहीं कि जो गठबंधन होते हैं बड़े दिल लगकर ही किए जाते हैं। अभी राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाकर खुद पीछे रहना पड़ेगा, यानी कि प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करना पड़ेगा नीतीश कुमार को। कर देंगे? इतना बड़ा दिल दिखाएंगे क्या? ये सब बातें तो आला कमान तय करेंगे और ये सब बातें तो फिर कौन से बड़े दिल की बात कर रहे हैं सर आप? लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि बड़ा दिल सभी को दिखाना होगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी फासिस्ट पार्टी को बड़ा दिल तो कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा। 3 लोग भाई, अरे कम से कम 3 जो प्रतिनिधि हो विभिन्न दलों के, वो तो एक हो जाओ, सब लोग बड़ा दिल दिखाओ। ममता बनर्जी दिखाएंगी बड़ा दिल, संजय सरकार?
बिल्कुल, हम तो बड़े दिल तो दिखा दिए हैं। हम सबको लेके चलना चाहता है। मैं भाई भाई में आपस में कोई लड़ाई नहीं है। नहीं सर, ये जो आवाज आती है ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हैं, ये क्या बताती है? जो आवाजें आती है टीएमसी के अंदर से ही कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदार है, ममता बनर्जी से ऊपर कोई नेता नहीं है, कोई उनकी टक्कर का नेता नहीं है, ये जो आवाजें आती है ये भी बड़े दिल दिखाने वाली आवाजें नहीं है सर? नेहा जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग सारे लोग कार्यकर्ता और प्रवक्ता हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बने, ये तो हर पार्टी चाहेगी। जब आप पैनल उनमें से एक चुनना होगा ना सर, उनमें से एक चुनना होगा, एक चुनना होगा। वो आपसे जितनी उसकी स्वीकार्यता नॉर्थ इंडिया में जिसकी स्वीकार्यता ज्यादा होगी उसी जनता पार्टी को 24 में हिंदी पट्टी में जिसकी स्वीकार्यता ज्यादा होगी नेहा जी वही बनेगा, क्योंकि देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और बिहार के नेता हमारे तो मतलब अखिलेश यादव के चांसेस ज्यादा है? नहीं, अखिलेश मैं किसी चांसेस के बारे में नहीं कह सकता हूँ। हाँ। लेकिन उत्तर भारत में जो चेहरा है हाँ। वो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा चेहरा है। अनुभव के अनुसार घुमा फिरा के आप नीतीश कुमार पे आ गए, वो ममता बनर्जी, वो राहुल गांधी, सर उन सब में से एक नेता की तलाश करना जाहिर तौर पे आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। छवि उनकी बेदाग छवि, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई परिवारवाद नहीं। एक छोटा सा कमेंट में राघवेंद्र जी से ले ले तो फिर मुझे वाइंड अप करना है। राघवेंद्र जी, ये विपक्षी एकता में जो ये फूट दिखाई दे रही है, देखिए मैं इसे फूट ही कहूंगी क्योंकि यहाँ पर सभी अपने नेता को सर्वोपरि बता रहे हैं। उनमें से एक का चुनाव करना जाहिर तौर पे इनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये बीजेपी के लिए कितना बेनिफिशियल होगा? करेंगे नेहा जी, इसको हम और आप तो नहीं तय करेंगे, हम लोग ये तो जनता तय करेंगे, वोट देंगे। हम लोग जो है समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए अपनी जो योजनाएं हैं हाँ। उसको लेकर के जाते हैं। ये लोग अपना झगड़ा करते रहे, जिस तरीके से करते रहे, ये लोग अभी तक ये ना बता पाए इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, वो किस तरीके से भाजपा को 100 सीटों पे लाएंगे, ये लोग कब एक बैठेंगे। अब देख चुके ना, बताया था हमने 2014 में भी यही प्रयास हुआ था, 2019 में भी यही प्रयास होगा, तीसरी बार 2024 में भी यही प्रयास हो रहा है। ये कोई नया थोड़ी ना हो रहा है। ये लोग सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है नेहा जी, ये लोग सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या जो भी हो, लेकिन इनका कोई इस प्रकार से सब एक राज्य में तो समझते हुए। बिल्कुल, इस गठबंधन का क्या भविष्य होता है, कौन कौन सी पार्टियां इसके अंदर आती है और भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबला करते हैं, इस पर सभी की निगाहें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।